बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़े खबर जंग के हवाले से। अमेरिका ईरान बातचीत पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक ने फिर से बातचीत की पेशकश दोहराई है। दूसरे राउंड की बातचीत की पेशकश की गई है। पहले राउंड की बातचीत बेनतीजा रही, फेल हुई थी पहले राउंड की बातचीत। वहीं इस्लामाबाद में बता चले कि आपको पहले दौर की बातचीत हुई थी और जो कि बेनतीजा निकलकर सामने आई थी। ईरान की शर्तें हैं 10 शर्तें हैं, जिसमें से 2 से 3 शर्तों पर बात नहीं बन पाई और जिनको लेकर अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं ईरान ने कहा कि शर्तें पूरी तौर पर मानी जाएंगी तभी जंगबंदी आगे बढ़ेगी। तो 2 हफ्ते के लिए फिलहाल जंगबंदी की गई थी और 21 के बाद क्या कुछ जंग में तब्दीली आएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। वहीं आपको पता चले पाकिस्तान ने फिर से बातचीत की पेशकश दोहराई है। दूसरे राउंड की बातचीत की पेशकश की गई है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि बातचीत से जब कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है तो कैसे इस पूरी जंग का जो मुस्तकबिल है वो निकल कर सामने आएगा। तो बातचीत की पेशकश की गई है, लेकिन ऐसे में देखना बेहद अहम होगा। जब पहले दौर की बातचीत से कुछ नहीं निकला तो दूसरे दौर की बातचीत के लिए क्या दोनों ममालिक राजी होते हैं या नहीं। और एक और बड़ी खबर, फिर बातचीत के टेबल पर आएंगे अमेरिका और ईरान। जुमेरात से शुरू हो सकता है मुज़ाकरात का नया दौर। अमेरिका का दावा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ईरानी वफ्द कोई फैसला ना कर सका। अमेरिका ने कहा मंजूरी के लिए ईरान लौटने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान से एनरिचमेंट यूरेनियम पूरी तरह हटाने की मांग की। एनर्जी कीमतों में बढ़ोतरी के बीच जल्द समझौते की कोशिशें तेज होंगी। तो बताते चलें दूसरे दौर की बातचीत की पेशकश की गई है पाकिस्तान की तरफ से और अब देखना बेहद अहम होगा कि जब दूसरे दौर की बातचीत होगी तो क्या इस जंगबंदी को लेकर मुस्तकिल कोई हल निकल पाएगा या नहीं। और फिर बातचीत की टेबल पर आएंगे अमेरिका और ईरान। जुमेरात से शुरू हो सकता है मुज़ाकरात का नया दौर, यानी अब से एक दिन के बाद यानी जुमेरात को क्या फिर से मुज़ाकरात होंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। अमेरिका का दावा है ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ईरानी वफ्द कोई फैसला न कर सका। अमेरिका ने कहा मंजूरी के लिए ईरान लौटने का दावा किया गया है। तो अमेरिका ने ईरान से एनरिचमेंट यूरेनियम पूरी तरह से हटाने की मांग की है और एनर्जी कीमतों में बढ़ोतरी के बीच जल्द समझौते की कोशिशें तेज होंगी। तो अमेरिका यहाँ पर चाह रहा है, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा महसूस किया जा रहा है, लेकिन ईरान यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है कि अगर उसकी शर्तों में से किसी एक भी शर्त को नामंजूर किया जाएगा तो बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। हालांकि यह पिछले दौर की बातचीत भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी और कई घंटे की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा निकली। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर दूसरी बातचीत से क्या कोई असर निकलेगा या नहीं और ऐसे में अमेरिका कैसे इस पर अमल दरामद करता है, ये देखना बेहद अहम होगा। और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा पंकज श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। पंकज जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। दूसरे दौर की बातचीत के लिए पेशकश कर दी गई है, लेकिन जब पहली ही बातचीत से नतीजा नहीं निकला तो दूसरी बातचीत से क्या उम्मीदें की जाए। देखिए, अमेरिका इस समय पूरी तरह से बातचीत के मोड में आ चुका है क्योंकि उसको भी काफी नुकसान हो रहा है और वो इसलिए भी आ रहा है बातचीत के उसमें क्योंकि पहले जो अंदाजा अमेरिका ने लगाया था कि हम तो एक हफ्ते के अंदर ईरान को धूल चटा देंगे और उसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे और हम पूरे ईरान में घुस जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हो जाएगा, ये सारी चीजें सोच रहे थे ये लोग। लेकिन अमेरिका को 2 झटके लगे। पहला तो ये कि ईरान इनके अंदाजे से ज्यादा शक्तिशाली निकल गया। दूसरी तरफ नाटो फोर्सेस, नाटो जो अलाई कंट्रीज हैं, उन्होंने भी ट्रंप को धोखा दे दिया। ये उम्मीद कर रहे थे कि जितने भी देश हैं नाटो के देश, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जितने भी हैं, ये सब एक ऐलान पर अमेरिका का साथ देंगे। इन लोगों ने बोला भाई हमारी जंग नहीं है, ये आपकी जंग है, आप जानिए। तो अमेरिका को एक तरह से 2 तरफा झटका लगा है और अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। मतलब ये बात अमेरिकन मीडिया भी नहीं बता रहा है, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स से अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। जो भी शिपिंग लाइन इनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ जा रही हैं वो तो वहां ब्लॉक हो चुकी हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि जो सी ट्रेड है, जितना भी समंदर के रास्ते व्यापार होता है, तिजारत होती है, उसमें जितने भी शिप्स जाते हैं, इसमें 80% जो भागीदारी है वो अमेरिका की है। तो आप समझ सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एरिया है, यहाँ से करीब 20 से 25% ट्रेड होता है।
पूरे सी रूट का। तो आप समझ सकती हैं कि कितना ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा होगा। और इसीलिए, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की काफी मुखालफत हो रही है। तो पता नहीं वो मीडिया उतना आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन जी, जी, जी। अमेरिका के अंदर भी उसकी मुखालफत हो रही है। और जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप है, जो खासकर बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर, थिंक टैंक और बाकी सब लोग आते हैं, तो ये लोग भी अमेरिका का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, ट्रंप का खासकर, बिल्कुल। कि मतलब ये इसने सारी क्या चीजें जंग देखी शुरू कर गई दी। हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ राजन जी, जिस तरह से पंकज जी ने भी कहा, अमेरिका की मुखालफत बड़े पैमाने पर हो रही है और जो अमेरिका कर रहा है वो भी समझ रहा है कि उसको कितना नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का जो नुकसान है वो इस जंग के हवाले से देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पहली बातचीत से कोई उम्मीद नहीं निकली, दूसरी बातचीत से अब उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की सिचुएशन कैसी है वो दिखा तो ये रहा है कि वो ईरान के ऊपर हावी है, लेकिन नुकसान उसका भी यहां पर भरपूर है। देखिए सहमा जी, 45 दिन हो चुके हैं इस लड़ाई को। और जो लड़ाई अमेरिका ने, जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी प्लानिंग अपने करी थी और इस निकला था इस लड़ाई को, उसने सोचा था कि 10-12 दिन में शायद ये अपना जो इसको खत्म कर पाएंगे। बट अभी जिस प्रकार से एक लॉजिस्टिक ओवरस्ट्रेच हो चुका है अमेरिका के लिए, अमेरिका भी बहुत एक जल्दबाजी में है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए और एक ऑनरेबल एग्जिट की तलाश में है। देखिए, एक सुपर पावर जब इस लड़ाई को छेड़ता है, तो जब वो इस लड़ाई से निकलता है तो वो एक वर्ल्ड ओपिनियन के साथ उसको एक जरूरी हो जाता है बताना कि वो लड़ाई को जीत चुका है। पर यहाँ पे ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। एंड जो ये बहुत जरूरी है ये चीज को समझना कि एक डेस्परेशन का साइन आ चुका है और इस डेस्परेशन के साइन में बातचीत अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम इसको अमेरिका की है कि वो बातचीत को भी अपने तरीके से उसको आगे लेके जाना चाहता है। वो शायद पॉसिबल नहीं होगा और इसलिए मुझे लगता है कि एक राउंड से काम नहीं चलेगा। ये काफी राउंड्स होंगे इस बातचीत के, एक नहीं बल्कि 7-8 राउंड्स आपके होंगे, तब जाके यहाँ पे कोई ना कोई फैसला होगा। अगर अमेरिका सोचता है कि एक इंस्टेंट सॉल्यूशन उसको 21 घंटे में, वो समझ रहा था कि उसको 21 घंटे में सॉल्यूशन चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जिस टाइप के नेगोशिएटर्स अमेरिका भेज रहा है, स्टीव विटकॉक, कुचनर, वांस, ये इनको कोई तजुर्बा नहीं है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का, बिकॉज एक प्रोफेशनल तरीके से नेगोशिएशंस होती है और वो एक जोर जबरदस्ती के साथ वो ईरान के साथ नहीं कर सकते। बिकॉज एक चीज साफ नजर आ रही है कि एक जोर जबरदस्ती दिखाई जा रही है नेगोशिएशन में, वो शायद ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज ये न्यूक्लियर का मुद्दा ही अगर आप ले लीजिए तो 27 फरवरी को ईरान मोरलेस एग्रीड था कि वो अपना इसको एनरिचमेंट नहीं करेगा और अब वो बोलता है कि मैं एनरिचमेंट करूंगा। तो आप देख लीजिए कि उसका स्टांस कितना हार्डन हुआ है। और लास्ट पॉइंट ये है कि लोगों ने सोचा होगा कि आयतोल्ला को मानने के बाद एक रिजाइन में जो भी आएगा उसका एक सॉफ्टर, एक लेस हार्डलाइन एटीट्यूड होगा। पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो हार्डलाइनिंग एटीट्यूड है ये बढ़ चुका है ईरान की तरफ से। और साफ जाहिर है जिस तरीके से ईरान ने अपनी 10 शर्तें सामने अमेरिका की रखी हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा ये ब्लॉकेट के बारे में, ये जो ब्लॉकेट की बात हो रही है, ये लंबा, ये अमेरिका इस ब्लॉकेट को सस्टेन नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको बहुत अपनी फोर्सेस को कमिट करना पड़ेगा। और बीच बीच में अगर उसके ऊपर ईरान का कोई हमला आ जाए और एक आधा वॉरशिप या गनशिप उसकी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो अमेरिका की छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है ज्यादा देर तक ब्लॉकेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और यही सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। पंकज जी, ये जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, यानी जो पूरी सिचुएशन इस पूरे वॉर क्राइसिस की हॉर्मुज स्ट्रेट ने संभाली हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरा दारोमदार है ईरान की तरफ से इस पर भी टिका हुआ है। अगर अमेरिका इसी तरह से करता रहेगा, ईरान की मजबूरी है और ईरान के पास सबसे मजबूत कड़ी यही है कि वो इसी से ही अमेरिका को कहीं ना कहीं झुका सकता है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, आज देखिए पूरी दुनिया ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर टिकी हुई है। और सबसे ज्यादा जोर जो है तरक्की के लिए भी और आपसी मेल मिलाप के लिए भी ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर ही दिया जा रहा है। अब ईरान अभी तक तो कोई खतरा था नहीं किसी दुनिया के किसी देश के लिए, ठीक है। आप देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपना कब्जा इसीलिए जमाया है कि हम सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज के जो जहाज हैं उन्हीं को गुजरने देंगे और किसी को नहीं गुजरने देंगे। और अभी टाइम फ्रेम में थोड़ा पीछे जाइए, जब महमूद पेजेश्कियान ईरान के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने आते ही सबसे बड़ा संदेश क्या दिया था कि हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। वो लिबरलाइजेशन और वेस्ट से हम कोलैबोरेट करेंगे, पहला संदेश उन्होंने ये दिया था। मतलब एक दोस्ती का संदेश महमूद पेजेश्कियान की तरफ से दिया गया था। और ये जो लिबरलाइजेशन की बात की जा रही थी, ये दो तरफा थी। जैसे वहां पर औरतों को बुर्का पहनना अनिवार्य किया गया है, वो उधर भी छूट देने वाले थे। और वेस्ट से बहुत कुछ वो चाह रहे थे कि वेस्ट से हम बहुत कुछ सीखें और वेस्ट से तिजारत के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़े। और ये जो परमाणु और ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की बात हो रही थी, ईरान ने अभी तक सिर्फ जो वेस्ट एक अंदाजा लगा रहा था कि वो बम बना रहा है, वो बम का बना रहा था, वो तो बिजली बना रहा था। अभी तक जितना भी आप कितना एनरिचमेंट कर रहा था वो बम के लिए, वो तो अभी बिजली बना रहा था। इतने बड़े बड़े वो परमाणु सेंटर्स वगैरह बना रखे थे उसने, ठीक है। और हर कंट्री देखिए जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है। ईरान के नो डाउट दुश्मन देश हैं, लेकिन ईरान ने कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया था कि हम बम बना रहे हैं। ये वेस्ट का वो इंपोज किया हुआ एक स्ट्रेटजी थी। जैसे इराक पर सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला ये कह के दिया गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनके पास। मिले क्या इन्हें? अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन को मार डाला, लेकिन क्या वो ऐसे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स मिले? नहीं मिले। तो उसी तरह से CIA जो है ये बदला लेना चाह रहा था 1979 का, जब ईरानी के रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। नो डाउट वो बहुत बुरा हुआ था। एक ओपन सोसाइटी को जिसमें कि पर्शियन भी रह रहे थे, मतलब ज़ोरोस्ट्रियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी बहुत सारे थे। अब उन सबको आपने एक काली चादर के नीचे ढक दिया, एक दाढ़ी और टोपी वाला एक वो लगा दिया। खासकर औरतों पर तो महसा अमीनी का केस हमारे सामने है। ये सब किया, वो एक इंटरनल प्रॉब्लम थी इनकी, ये वाकई एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन महमूद पेजेश्कियान ने अमेरिका से तो मदद नहीं मांगी थी ईरान ने, जिस तरह से अमेरिका कह रहा था कि रिजीम चेंज होना है, लोग मदद मांग रहे हैं। जब किसी कंट्री में या किसी भी जगह पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटरनली पहले सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये पर्सपेक्टिव को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईरान मदद नहीं मांग रहा था, लेकिन ईरान के जो नॉन मुस्लिम्स थे और कुछ मुस्लिम्स भी जो थे, वो एक नया झंडा लेकर के, जिस पर शेर का सिंबल था और राइजिंग सन का सिंबल था, वो लेकर के और अपने ज़ोरोस्ट्रियन कल्चर को ज्यादा वो कर रहे थे। ये चीजें तो हम लोगों ने भी देखी हैं कि वो लोग एक इम्पोज इस्लामिक रिजीम से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका से नहीं बोला हमें निजात दिलाओ, वो उनकी अपनी लड़ाई थी। और उसके ऊपर IRGC ने जितने जुल्म किए वो एक अलग बात है, वो काफी गंभीर मसला है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो अमेरिका ने हमला किया है इसके ईरान के ऊपर, ये जो हमला किया है, ये एक सुप्रीमेसी दिखाने के लिए किया है वर्ल्ड में। ये एक तरफ आप देखिए एप्स्टीन फाइल वाला मामला भी आ रहा था सामने। एप्स्टीन फाइल वाले मामले को दबाने के लिए भी, आपको याद है एक बार बिल क्लिंटन ने सूडान के ऊपर अटैक किया था। मोनिका लेविंस्की वाला केस उससे पहले हुआ था, वहां की पब्लिक उनका विरोध कर रही थी, तो उन्होंने सूडान के ऊपर हमला कर दिया बिल क्लिंटन ने। तो इस तरह से जब भी अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा ट्रबल होता है, राष्ट्रपति की कुर्सी हिलने लगती है, तो वो किसी न किसी देश के ऊपर हमला करते हैं। और खासकर ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये निशाना इसलिए बनते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो कंट्रीज हैं, ये रेडिकल्स हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं। तो और वेस्ट जो है इन्हें दूसरे नजर से देखता है। तो अगर आप अपने सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्सी अपना रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, वो वेस्ट की प्रॉब्लम कब से हो गई। लेकिन अगर आप ऑर्थोडॉक्सी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, तब ये वेस्ट की प्रॉब्लम या हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने देश में अपनी सिविलाइजेशन के हिसाब से बात हो गई कि हमारा
खुद का घर कांच का है, लेकिन फिर भी हम दूसरों के घरों पे पत्थर उछाल रहे हैं। बहरहाल राजन जी, आपके पास आना चाहेंगे कि बातचीत को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन जिस तरह से लेबनान को लेकर पूरा पेचीदगी देखने को मिल रही है, लेकिन ये समझना भी तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना कि ईरान के लिए लेबनान की क्या अहमियत है। क्या वो अमेरिका ये तवक्को कर रहा है कि ईरान अपनी शर्तों से लेबनान को हटाए? वो मानेगा इस बात के लिए? देखिए, लेबनान और हजबुल्ला में फर्क है। आई थिंक हमको ये डिफरेंशिएशन में लाना चाहिए। जब हम लेबनान की बात करते हैं तो हमको हजबुल्ला की बात करनी चाहिए। लेबनान अलग चीज है, हजबुल्ला अलग चीज है। हजबुल्ला इज नॉट लेबनान। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना। एंड इसको लेबनीज गवर्नमेंट भी चाहती है कि हजबुल्ला को वहां से निकाला जाए। उसको वो भी कोई खुश नहीं है जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी उनके यहाँ पे हो रही है, उनके यहाँ पे हमले हो रहे हैं। आफ्टर ऑल इसको लेबनीज की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है। 30% क्रिश्चियंस रहते हैं वहां पे। सो इट इज उसका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो काफी हेटेरोजीनियस है। तो यहाँ पे साउथ लेबनान के एरिया की बात हो रही है, बिकॉज साउथ लेबनान के एरिया खास तौर पे जो ब्लू लाइन एक बार 2006 में जब लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी इस लेबनान में हजबुल्ला और आईडीएफ के बीच में, तो 2026 में 2006 में यहाँ पे यूनिफिल आया था, जो एक यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है। और उनकी मैंडेट थी कि ये जो साउथ ऑफ ब्लू लाइन है, एक ब्लू लाइन डेमार्केट की गई थी जो लिटानी रिवर के और भी साउथ में है, और वो उसको एक बफर जोन बनाया गया था। अब यहाँ पे बफर जोन में हजबुल्ला को जो यहाँ पे उसको एंट्री परमिटेड नहीं थी, पर हजबुल्ला ने इसको यहाँ पे अपने बेसिस बनाए, अपने मिसाइल्स अपने लगाए, और इजराइल के ऊपर बीच बीच में उसने वार किया। तो अभी एक अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजराइल के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। वो चाहता है कि ये जो पार्ट है बॉर्डर का वो उसको सैनिटाइज कर ले, क्योंकि आज की डेट में इजराइल को जो थ्रेट है, जो उसका थ्रेट परसेप्शन है, वो सीरिया की तरफ से नहीं है। बिकॉज सीरिया में भी उसने गोलन हाइट्स को एक्सपेंड अपना कर लिया, 30-40 किलोमीटर आगे चला गया है, और वहां पे एक बफर जोन उसने बना लिया है। और जितने भी लॉजिस्टिक रूट्स हैं हजबुल्ला के उसने बंद कर दिए, जो इराक से ईरान से आता था सामान, वो बंद हो चुका है। तो इसीलिए अब वो चाहता है, अब ये इस मौके का फायदा उठा रहा है इस इजराइल के, एक अब उसको मौका अपना मिला है हजबुल्ला को और कमजोर करने का। आपको याद होगा एक टाइम पे पेजेस अटैक हुए थे, हजबुल्ला की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया था ईरान ने। अब एक जो इसको और कमजोर करना चाहता है, हमास तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है, अब इसको हजबुल्ला की बारी है। और हाउतीज इतना एक्टिव नहीं है, और एक तो उनका डिस्टेंस भी दूर है इसको इजराइल से, तो वो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है इजराइल के लिए। अब इसको आ जाते हैं कि अब ये सीज फायर में लेबनान का नाम, जो लड़ाई हो रही है लेबनान के अंदर, वो क्यों लिया जा रहा है? वो इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज ईरान के जो IRGC के जो कर्ड्स फोर्स है, 1979 के बाद कर्ड्स फोर्स का जन्म हुआ था ईरान में, और उसके बाद ये जो कर्ड्स फोर्स है ये हजबुल्ला को ट्रेनिंग देती थी। 1982 में हजबुल्ला का गठन हुआ है, और 1982 से जो पूरी IRGC की कर्ड्स फोर्स है वो हजबुल्ला को ट्रेनिंग देती आई, और ये एक ईरान का बहुत मजबूत प्रॉक्सी है। और ईरान इसलिए नहीं चाहता है कि इस प्रॉक्सी को कमजोर किया जाए, और इसीलिए वो बार बार बोल रहा है कि वहां पे सीज फायर जरूरी है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई थी 3-4 दिन पहले, तो आई थिंक उसमें इसको ये फैसला लिया गया था कि हम लेबनान की लड़ाई में इसको रोकेंगे, हजबुल्ला के साथ जो हो रही है, पर हमको कुछ टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है कि इजराइल ने कुछ टाइम बाय किया है, और 20-25 दिन ये लड़ाई आई थिंक और चलेगी, जिसमें जिस इंटेंसिटी से IDF इस पे स्ट्राइक्स चल रही है, आपने देखा होगा कि सारी वहां पे गांव को नष्ट कर दिया गया है, सारे घरों को तबाह कर दिया गया है, और रेफ्यूजीज को वापस भी जाने नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं कि रेफ्यूजीज तभी वापस जाएंगे जब ये
लड़ाई खत्म होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बाइंग डिले टैक्टिक्स है इजराइल की तरफ से कि वो ये चीज को, इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर इसको लेकर आगे बातचीत की पेशकश भी हो जानी चाहिए। वहीं पंकज जी, जिस तरह से जो आकलन किए जा रहे हैं उस तरह की उम्मीद तो जगती है, लेकिन जब अमेरिका और ईरान एक साथ बैठते हैं तो उस तरह के पॉसिबल आउटकम्स नज़र नहीं आते। तो राजन जी ने भी कहा कि जो तजुर्बा नहीं है नेगोशिएशंस की, जो टीम है अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे में इस बार दूसरी बातचीत में कोई अदर कॉन्सिक्वेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं? अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों के जो 10 पॉइंट्स पर बातचीत हो रही थी, तो उसमें अमेरिका ने कुछ शर्तें मानने से इनकार कर दिया, ईरान ने कुछ शर्तें मानने से इनकार कर दिया, और उसी बात पर ये जो वार्ता है वो टूट गई थी। अब देखना है, दोनों इसके वार्ता के लिए जरूरी है कि दोनों एक कॉमन पॉइंट पर आए, और कॉमन पॉइंट पर आकर के, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं थोड़े से सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा, अमेरिका के पूरे इतिहास में अभी तक इतना बदमिजाज और बदगुमान राष्ट्रपति नहीं आया है। जो कहता कुछ है करता कुछ है, उसे यही नहीं मालूम कल सुबह उठ करके वो क्या नई पॉलिसी बना देगा या कौन से ऐसे काम कर देगा, किसी देश पर हमला कर देगा, कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। इसने जबरदस्ती, मतलब एक तरह से जबरन एक युद्ध थोपा है ईरान के ऊपर, और ईरान की जो फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड, जो सेकंड लाइन ऑफ कमांड, थर्ड लाइन ऑफ कमांड पूरा खत्म कर दिया बमबारी वगैरह करके। और सऊदी अरब खुद भी चाह रहा था कि भाई ये जंग आप ना करें, सऊदी अरब ने भी बोला था जंग मत करिए, लेकिन माफ कीजिएगा, सऊदी अरब जो था वो भी जंग के पक्ष में नहीं था, लेकिन लेकिन अभी सऊदी अरब और ईरान का जो एक दुराव है एक दूसरे को लेकर के, क्योंकि ये 3 देश हैं, देखिए, मुस्लिम दुनिया के सरबराह बनना चाहते हैं। सऊदी अरब है, टर्की है और ईरान है। ईरान इकलौता शिया देश है जो सरबराह बनना चाहता है। तो सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का हाथ है, तो सऊदी अरब पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अमेरिका यहां से एक कॉन्टेस्टेंट था मुस्लिम दुनिया का सरबराह बनने के लिए, तो उसे खत्म करने के लिए भी सऊदी अरब तैयार था, लेकिन इस तरह से जंग से नहीं, मतलब सऊदी अरब चाह रहा था कि ये डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाए जिससे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन अभी और लंबे समय तक लगे। लेकिन ये सारी बातें आगे बढ़ती चली गई, और उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में जो बातचीत की शांति वार्ता की शुरुआत हुई, वहां पर ये 10 पॉइंट्स थे, उसमें ईरान ने बहुत सारी बातें मानने से इनकार कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला था, परमाणु वाला मामला था, इंटरनेशनल सैंक्शंस वाला मामला था, जिसको ईरान ने मानने से मना कर दिया। और ट्रंप जो है अपनी बातें थोपना चाहते हैं ईरान के ऊपर, इसीलिए ये वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन अगर अमेरिका के, मतलब ट्रंप को अगर आप एक किनारे हटा दें, वो उनके पीछे जो एक माइंड है, उनके पीछे थिंक टैंक है, अगर वो थिंक टैंक ढंग से एक पॉलिसीज वगैरह बनाता है, तो ईरान को बड़ी आसानी से आप बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं। क्योंकि ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस जंग में। भले ही वो शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, लेकिन अमेरिका के आगे कितना टिक पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका के पास आर्सेनल्स वगैरह बहुत ज्यादा है और उसके बेसिस बहुत ज्यादा है गल्फ के पूरे रीजन में, और ईरान अकेला ईरान है और फिर उधर लेबनान है। इसके अलावा उसके और कोई ऐसे हाइडआउट्स नहीं है जहां से वो, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, पलटवार कर रहा है, उसने अपना स्टैंड मजबूत रखा हुआ है। बहरहाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।